हेलो एवरीवन, आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स चैप्टर नंबर जो 11वां है, ठीक है, मानव नेत्र तथा रंग बिरंगा संसार के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, जो एग्जाम में पूछे जाते हैं या पूछे जाएंगे, वो मैं आपके साथ लेके आ गया हूँ। एक ही वीडियो में सब सारे क्वेश्चन देख लेंगे। बहुविकल्पीय, छोटे बड़े मध्यम हर टाइप के क्वेश्चन करेंगे। और जितने भी क्वेश्चन मैंने लिए हैं वो कभी ना कभी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं या फिर पूछे जा सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर इस वीडियो को बिना स्किप किए पूरे देख लेते हो ना, तो मेरा दावा है कि जो क्वेश्चन आपके एग्जाम में देखने को मिलेंगे वो इसी वीडियो से ही आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, बिना किसी देरी के वीडियो को कर दो लाइक, क्योंकि आप बाद में भूल जाते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन से। बाकी एनसीईआरटी मैंने पूरी पढ़ा रखी है, लिंक्स मिल जाएंगे आपको डिस्क्रिप्शन में। किसी भी चैप्टर के क्वेश्चंस को जानने के लिए पहले उस चैप्टर को पढ़ना हमें पड़ेगा, अच्छे से उसको समझना पड़ेगा। डायरेक्ट क्वेश्चन आंसर रटने से काम नहीं चलेगा। ठीक है, एक बार पढ़ोगे और फिर ये देखोगे तो मज़ा ही आ जाएगा। ठीक, तो देखो पहला क्वेश्चन क्या है। जैसे ये जो क्वेश्चन ले रहा हूँ आपको पढ़ के भी आइडिया लग जाएगा कि सर सच में सच बता रहे हैं। ठीक है, सो पहला क्वेश्चन क्या है। मानव नेत्र के जिस भाग पर किसी बिंदु का प्रतिबिंब बनता है वो क्या होता है। कहाँ प्रतिबिंब बनता है? दृष्टि पटल पे बनता है। कहाँ बनता है बेटा? दृष्टि पटल पर। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को नेत्र से 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, वह क्या है? वो कैसे दृष्टि से पीड़ित है? कह रहे मतलब अगर पास का नहीं दिखता है तो हम दूर दृष्टि बोलते हैं, और दूर का नहीं दिखता है तो निकट दृष्टि बोलते हैं, है ना। नाम के विपरीत वो बोलते हैं। सो ये क्या बोल रहा है, एक व्यक्ति को आराम से सुस्पष्ट पढ़ने के लिए पठन सामग्री को 25 सेंटीमीटर से काफ़ी अधिक दूरी पर रखना पड़ता है, तो उसको की कौन सी दृष्टि दोष है? दीर्घ दृष्टि दोष है। अगला क्वेश्चन है, सामान्य दृष्टि के वयस्क के लिए सुस्पष्ट जो सामान्य व्यक्ति होता है, जैसे कि हम, मैं अभी, आप हो, तो उसको पढ़ने के लिए सुस्पष्ट वस्तु को कितना दूरी पर रखना पड़ता है? आपको पता होगा 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखना पड़ता है। ठीक, आगे बढ़ते हैं। कह रहे हैं अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी से परिवर्तन किया जाता है। किस चीज़ को? पक्षाभि द्वारा उसको परिवर्तित किया जाता है। ठीक है, ये 4 बहुविकल्पीय प्रश्न थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट और कई बार पूछे गए हैं। अब आते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न जो कि एक एक लाइन में आते हैं। ठीक है, देखो, हाँ, इस वीडियो में मैं सिर्फ इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ जो कि बोर्ड एग्जाम में आ सकते हैं। ठीक है, ये ध्यान रखिएगा बच्चों। मैं समझा भी दूंगा क्वेश्चंस के साथ साथ, और सारे ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र की सामान्य दृष्टि के लिए दूर बिंदु तथा निकट बिंदु नेत्र कितनी दूरी पर रखा होता है? जो दूर बिंदु होता है मतलब दूर तक हम कितना देख सकते हैं, वो है अनंत, मतलब चंद्रमा, ठीक है, सूरज, तारे कितनी दूर पर है उनको देख पा रहे हैं हम। और निकट दृष्टि दोष साफ साफ देखने के लिए क्या है बेटा हमारे पास? 25 सेंटीमीटर। तो वही है कि सामान्य दृष्टि के लिए जो दूर बिंदु होता है वो होता है अनंत पर, और निकट दृष्टि जो होता है वो 25 सेंटीमीटर की दूरी पर होता है। ये आप जानते हो। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र में परितारिका का क्या कार्य है? परितारिका को आइरिस बोलते हैं, इसका क्या कार्य होता है? जो परितारिका होता है ना, वो गहरा पेशीय डायफ्राम होता है जो पुतली के आकार को नियमित करता है। जो हमारी आँख की पुतली है ना, उसके आकार को कंट्रोल करता है। ठीक, ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि दोष की न्यूनतम दूरी कितनी होती है? क्वेश्चन को बदल बदल के आपसे पूछ सकता है, तो न्यूनतम दूरी कितनी होती है? 25 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है, स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु कहाँ स्थित होता है? तो स्वस्थ नेत्र का दूर बिंदु अनंत पर स्थित होता है। ठीक, अगला क्वेश्चन है, दृष्टि विस्तार क्या है? जो दृष्टि का विस्तार है, नाम से ही पता चल रहा है, इसे ये क्या होता है? कह रहे नेत्र के निकट बिंदु तथा दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। सिंपल सी परिभाषा, नेत्र के निकट बिंदु और दूर बिंदु के बीच की दूरी को दृष्टि विस्तार कहते हैं। कहना सामान्य आँखें के लिए दृष्टि विस्तार का मान क्या है? जो सामान्य आँखें जो हमारे जिसकी आँखें एकदम सही हैं उसके लिए बात हो रही है। जो उसका मान कितना होता है बेटा? 25 सेंटीमीटर से ले अनंत तक होता है। क्वेश्चंस को देख रहे हो, एक ही उत्तर है, कितने वे में आपसे पूछ सकता है। और हाँ, आपसे एक चीज़ बता रहा हूँ बच्चों, नेत्र का सुस्पष्ट चित्र बनाना आपको आना चाहिए। नेत्र का एग्जाम में आ सकता है कि मानव नेत्र का सुस्पष्ट नामांकित चित्र बनाइए, मतलब नाम भी लिखना है, कौन सा जगह पर क्या है, कहाँ रेटिना है, कहाँ दृष्टिपटल है,
ठीक है, कहाँ पक्षावी वगैरह वगैरह जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ पर क्या चीज़ें हैं वो आपको बतानी पड़ेगी। बोल रहे दूरदृष्टि दोष के निवारण के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होती है। तो देखो बेटा, दूरदृष्टि के लिए हमें चाहिए होता है उत्तल लेंस का प्रयोग करना पड़ता है, ठीक है। और अवतल लेंस कहाँ लगाते हैं, निकट दृष्टि दोष के लिए। और निकट दृष्टि दोष के लिए किसका उपयोग करना होता है, अवतल लेंस का उपयोग करना होता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, एक व्यक्ति के चश्मे में अवतल लेंस लगा है, बताइए उस व्यक्ति की आंख में कौन सा दोष है। देखो अवतल लेंस के लिए कौन सा लगेगा, अभी मैंने बोला था, तो उसको कौन सा प्रॉब्लम है, निकट दृष्टि दोष की प्रॉब्लम है, ठीक है। तो लेंस के अगर लगा है तो उसके हाथ से पूछ सकता है, एक व्यक्ति की आंख में ये लेंस लगा है तो उसको बताओ कैसी दिक्कत है, ठीक है। वही एक अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति की दृष्टि क्षमता 25 सेंटीमीटर से अनंत तक बढ़ाने के लिए किस प्रकार की लेंस की आवश्यकता होगी, ठीक है। 25 सेंटीमीटर से उसको अनंत तक बढ़ाना है, ठीक है। तो किस लेंस की आवश्यकता होगी, अवतल लेंस की आवश्यकता होगी, दूर तक बढ़ाना है उसको, इसलिए। अगला क्वेश्चन है, एक व्यक्ति को पुस्तक पढ़ने के लिए, ठीक है, मतलब पुस्तक पढ़ने के लिए 25 सेंटीमीटर चाहिए होता है, ठीक, और आँख से 35 सेंटीमीटर दूर रखना पड़ता है। उसकी दृष्टि में कौन सा दोष है तथा इसका निवारण करने के लिए उसे किस प्रकार की लेंस का प्रयोग करना चाहिए। तो देखो निकट का नहीं देख पा रहा है, निकट का नहीं देख पा रहा है, यानी कि दूर दृष्टि दोष है, उल्टा दूर दृष्टि दोष है। और दूर दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लेंस लगाते हैं, उत्तल लेंस लगाते हैं, सिंपल। अगले क्वेश्चन में आ जाओ। देखो घड़ी की दुकान में जब हम जाते हैं तो घड़ी के पार्ट्स बहुत छोटे छोटे होते हैं, तो उसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, कह रहे हैं घड़ी साज सूक्ष्म पूंजी को देखने के लिए कौन सा यंत्र प्रयुक्त करता है, ठीक है। तो कौन सा एक प्रयुक्त करता है, सूक्ष्मदर्शी का प्रयुक्त करता है, जो कि छोटी फोकस दूरी का एक उत्तल लेंस होता है। छोटी फोकस दूरी का क्या होता है बच्चा, एक उत्तल लेंस होता है, ठीक है। जो सूक्ष्मदर्शी देखता है ना, उसकी फोकस दूरी बहुत छोटी होती है, और वो किस लेंस का होता है, उत्तल लेंस का होता है। कह रहे हैं प्रिज्म, आपने प्रिज्म देखा होगा, छोटा सा त्रिभुज का बना होता है डायमंड शेप में, ठीक है। और प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की किरण को 7 रंगों में व्यक्त करता है, ठीक है। आपको पता होगा दुनिया में जो कलर्स होते हैं उसमें मतलब ब्लैक कोई कलर नहीं है और वाइट भी कोई कलर नहीं है। जो प्रकाश का विक्षेपण होता है, ठीक है, बैनी पीनाला बोलते हैं हम जिसको, उसमें देखो कहीं पर लाल नहीं होगा, सॉरी लाल बोल रहा हूँ, कहीं पर काला नहीं होगा, कहीं पर सफ़ेद नहीं होगा, ठीक है। सो लाल और सफ़ेद कोई कलर ही नहीं होते हैं। अब आप बोलोगे ये क्या बोल रहे हो सर, इसका भी प्रॉपर रीज़न है जो कि मैं आपको आगे बताऊंगा, वीडियो में बने रही है। कह रहे प्रिज्म से निर्गत प्रकाश में किस रंग की किरण का विचलन कोण सबसे कम होता है। तो लाल रंग की विचलन का जो कोण है सबसे कम होता है, क्योंकि आपको पता है बैनी आ पी ना लॉ, ठीक है। तो लाल रंग का विचलन सबसे कम होता है, सबसे ज़्यादा, ठीक है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी, लाल, ठीक है। तो इस कैटेगरी से आप याद कर सकते हैं, ये ऑर्डर होता है। तो सबसे कम किसका होता है, लाल का होता है, लाल, ठीक। किस परिघटना के कारण तारे टिमटिमाते प्रतीत होते हैं, प्रकाश के अपवर्तन के कारण। सो देखो बच्चों, आज मेरे को थोड़ा टाइम कम है मेरे पास, क्योंकि मुझे और भी बहुत सारी वीडियोस बनाने हैं और मुझे कहीं जाना भी हो, कुछ सब्सक्राइबर्स मिलने भी आ रहे हैं आज, तो उनको भी टाइम देना है। इस वजह से ना ये चैप्टर थोड़ा छोटा है, तो इसको पहले करा रहा हूँ। कल वीडियो आएगी चैप्टर नंबर 10 की, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस की, तो वो ज़रूर देखना, ठीक है। और ये तो करा ही रहा हूँ, क्योंकि वो चैप्टर आएगा तो ही ये आएगा, एक दूसरे से लिंक है। तो प्रकाश का अपवर्तन किसे कहते हैं, प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं, ये 2 ऐसे क्वेश्चन हैं जिनमें से एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, उसकी फुल गारंटी मेरी है, ठीक है, फुल गारंटी। तो प्रकाश का अपवर्तन के कारण हमारे तारे टिमटिमाते हुए प्रतीत होते हैं। अब तारे क्यों टिमटिमाते हैं, इसका आंसर अभी बड़े क्वेश्चंस में आने वाला है। कह रहे हैं आकाश का रंग हमें नीला क्यों दिखाई देता है। अब जब आप ऐसे करके देखते हो आसमान, तो आसमान आपको नीला दिखाई देता है, ठीक है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री ऊपर जाता है और आसमान को नीचे देखता है तो उसे काला दिखाई देता है। तो इसका भी कारण है,
ठीक है। कह रहे नीले रंग के प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होने के कारण आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है। चूँकि ये छोटे नंबर में पूछा गया है तो हमें छोटा सा एक्सप्लेनेशन देना है, नंबर के हिसाब से आपको चीज़ें लिखनी है। ये नहीं कि एक नंबर का क्वेश्चन आप पन्ना भर दे रहे हो उसके बारे में, कोई फ़ायदा नहीं है। नंबर तो एक ही मिलना है ना, तो जितना बोला जाए उतने में ही आपको आंसर्स देना है हमेशा, स्वीट एंड सिंपल। ज़्यादा लंबा चौड़ा करके कोई फ़ायदा नहीं है, आप नहीं नुकसान कर रहे हो, ठीक है। तो कह रहे नीले रंग के प्रकाश का अधिक प्रकीर्णन होता है, इसी वजह से आकाश का रंग हमें नीला दिखाई देता है, सीधी सी बात है। अब थोड़े लघु उत्तरीय प्रश्न है, मतलब थोड़ा भर के थोड़ा सा लिखना है, एक पेज के आंसर या फिर पौना पेज के अंदर आपको आंसर लिखना है, ठीक है। सो ये आपसे क्वेश्चन पूछ रहा है, स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी का क्या अर्थ है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी जो 25 सेंटीमीटर हम बोल रहे हैं, उस चीज़ का क्या मतलब है, ठीक है। पहले ये चीज़ जो लिखी हुई है मैं पढ़ के आप बताता हूँ, फिर उसको एक्सप्लेन करूँगा अपने शब्दों में। कह रहे हैं स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, ठीक है, इसका क्या मतलब है, ये टॉपिक आपने लिख दिया। यदि वस्तु नेत्र के बहुत अधिक समीप हो जाता है तो वो स्पष्ट दिखाई नहीं देता आपको। आप किताब उठाओ, आप एकदम आँख के पास लेके आओ, आपको पढ़ने में कोई शायद पढ़ भी लेगा, लेकिन थोड़ा तकलीफ तो ज़रूर होगी, हल्की फुल्की, स्पष्ट नहीं दिखाई देगा, धुंधला धुंधला दिखाई देगा। तो क्या कहते हैं, अतः वह निकटतम दूरी, मतलब किताब को हम कितनी दूरी पर रखें कि हमें एकदम एकदम क्लियर दे। यहाँ पे लाने पे भी दिक्कत होगी, यहाँ पे ले जाने पे भी दिक्कत होगी, किस जगह पे रखें कि हमें एकदम साफ पढ़ा है, साफ दिखाई दे, तो उस दूरी को हम बोलते हैं न्यूनतम दूरी, स्पष्ट न्यूनतम दूरी, जो कि 25 सेंटीमीटर होती है। तो वही लिखा है, यह अतः वह निकटतम बिंदु जिस पर स्थित वस्तु को नेत्र अपनी अधिकतम समंजन क्षमता लगाकर स्पष्ट देख सकता है, नेत्र का निकट बिंदु कहलाता है, ठीक है। नेत्र के निकट बिंदु तक की दूरी स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कहलाती है। सामान्य नेत्र के लिए यह दूरी 25 सेंटीमीटर होती है, ठीक है बच्चों। बहुत ही शानदार एक्सप्लेनेशन दिया है मैंने। आगे बढ़ते हैं, कह रहे हैं अबिंदुकता का क्या अर्थ है। देखो नेत्र के कई दोष हैं, क्या होता है, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दूर दृष्टि दोष, ठीक है। इन कई टाइप की बीमारी है, हर टाइप की बीमारी क्या होती है, क्यों होती है, कैसे इसका निवारण किया जा सकता है, क्वेश्चन बन सकते हैं। तो उन्हीं में से एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अबिंदुकता का क्या अर्थ है। अबिंदुकता को एस्टिग्मेटिज्म भी कहते हैं। कह रहे हैं यह एक ऐसा दृष्टि दोष है जिसमें ग्रसित मानव नेत्र क्षैतिज तथा ऊर्ध्वाधर रेखा को एक साथ फोकस नहीं कर पाता। ये क्षैतिज और ये ऊर्ध्वाधर, इन दो लाइंस को एक साथ फोकस नहीं कर पा रहा है, ठीक है। तो फिर क्या करते हैं, यह दोष क्यों होता है, यह दोष कार्निया की सतह में अनियमितता होने तथा उसके पूर्ण गोलीय ना होने के कारण उत्पन्न होता है। और यह जो प्रॉब्लम है अधिकतर वृद्ध लोगों में होती है, जिनकी एज थोड़ी हो चुकी है, ठीक है। इस कारण कार्निया के भिन्न भिन्न बिंदुओं पर वक्रता में भिन्नता उत्पन्न हो जाती है। जो आपका कॉर्निया होता है ना, उसमें थोड़ा वक्रता भिन्न भिन्न चीज़ें विविध, थोड़ा हिंदी थोड़ा मेरा अजीब है, थोड़ा मतलब प्रॉब्लम आ जाता है, ठीक है। इस दोष के कारण किसी एक दिशा की रेखा तो भली भांति फोकस कर लेते हैं, मतलब अगर हम इस तरफ देख रहे हैं हॉरिजॉन्टल लाइन में तो इसी को देख पाएंगे, हम ऊर्ध्वाधर नहीं कर पाते, एक ही चीज़ पे फोकस कर पाएंगे, एक साथ दो नहीं, ठीक है। परंतु इसके लंबवत दिशा की रेखाएं ठीक फोकस नहीं होती है, मतलब इधर देख रहे हैं तो इधर नहीं देख पाएंगे, इधर देख रहे हैं तो इधर नहीं देख पाएंगे, ठीक है। आजकल इस दोष का निवारण बेलनाकार लेंस का प्रयोग करके किया जाता है, ठीक है। सिलेंड्रिकल लेंस जो होता है उसको लगाकर इसका प्रयोग करके इसका निवारण किया जाता है। अगला क्वेश्चन है बहुत इंपॉर्टेंट, कह रहे दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं। दृष्टि दोष उत्पन्न होने के दो कारण लिखिए, ठीक है। मतलब दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं और ये क्यों होती है, इसका आपको कारण लिखना है। सो देखो बच्चों, दूर दृष्टि दोष किसे कहते हैं, नाम के विपरीत है। वह दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु तो हमें स्पष्ट दिखाई देती है लेकिन पास की वस्तुओं को हम स्पष्ट नहीं देख पाते, ऐसे दृष्टि दोष को हम दूर दृष्टि दोष कहते हैं, नाम के विपरीत। देखो, इस दोष से युक्त नेत्र द्वारा मनुष्य को दूर की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु पास की वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई देती हैं।
अर्थात नेत्र का निकट बिंदु 25 सेंटीमीटर से अधिक दूरी हो जाता है। ऐसे व्यक्ति को पढ़ने के लिए पुस्तक 25 सेंटीमीटर से अधिक दूर रखना पड़ता है। जैसे जो बुढ़ापे वाले व्यक्ति होते हैं, जो बुढ़े हो चुके हैं, वो तो ऐसे पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर को ऐसे रखेंगे, ऐसे पढ़ेंगे, और आप पढ़ोगे सीधा ऐसे। सो उनको प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे जैसे आपकी एज बढ़ेगी ना, आपको कई टाइप्स की प्रॉब्लम फेस करने पड़ेंगे। ठीक है, बुढ़ापे के साथ साथ हमारे अंदर कई टाइप की बीमारी होती हैं, बॉडी में भी, हमारे ज्ञानेंद्रियों में भी। ज्ञानेंद्रिय हमारे 5 होती हैं, आँख, नाक, कान, जीभ, है ना, त्वचा, इन सब में प्रॉब्लम आती है धीरे धीरे। कहने इस दोष के पास की वस्तु का प्रतिबिंब दृष्टिपटल पर ना बनकर उसके पीछे बनता है। ठीक है, और इसका कारण क्या है? कह रहे नेत्र लेंस की जो वक्रता होती है वो कम हो जाती है, जिससे फोकस दूरी बढ़ जाती है। फोकस दूरी बढ़ जा रही है, तभी तो हमें दूर रखना पड़ रहा है, तभी हम थोड़ा पढ़ पा रहे हैं। उसके साथ नेत्र के गोले का जो व्यास है वो कम हो जाता है। नेत्र का जो गोले का व्यास है ना, जो पहले ज़्यादा देखो, वो थोड़ा सा कम हो जाता है। ठीक है, जिससे नेत्र व रेटिना के बीच की दूरी कम हो जाती है। ये 2 मुख्य कारण हैं। सो बहुत इंपॉर्टेंट है, अच्छे से प्रिपेयर कीजिए, एग्जाम में आ सकता है। दूरदृष्टि का हो गया। अब इसका उल्टा होता है निकट दृष्टि दोष। अगला क्वेश्चन है मोतियाबिंद क्या है? आपने बहुत सुना होगा इसका, मोतियाबिंद हो गया, है ना। तो और कई मतलब कई ऐसी बीमारी होती हैं, कई बच्चे होते हैं, कई लोग होते हैं जिनको रात को नहीं दिखता। दिन में अच्छा देखते हैं, रात को नहीं दिखता। मेरे गांव में एक भाई है मेरा, ठीक है, उसको रात को नहीं दिखता। तो ऐसे लोग को क्या कहते हैं हम? रतौंधी बोलते हैं ना। ठीक है, सो जिसको दिन में दिखाई देता है, रात को नहीं दिखाई देता है। तो मोतियाबिंद क्या है? देखो बेटा, कह रहे मोतियाबिंद आँखों का एक सामान्य रोग है। प्रायः 55 वर्ष की आयु से अधिक के लोगों में मोतियाबिंद होता है, किंतु युवा पीढ़ी में इसके प्रतिरक्षित नहीं है। मोतियाबिंद के कारण नेत्र लेंस अपनी पारदर्शिता खो देते हैं तथा अपारदर्शी हो जाता है। ठीक है, पारदर्शीपन जो होता है वो खो देता है, फिर अपारदर्शी हो जाता है। लेंस के धुंधलेपन को मोतियाबिंद कहा जाता है। आंखों के जो लेंस होते हैं ना, वो धुंधलेपन में हो जाते हैं और उसे मोतियाबिंद कहा जाता है। दृष्टिपटल तक प्रकाश नहीं पहुंच पाता है एवं धीरे धीरे दृष्टि में कमी अंधता के बिंदु तक हो जाती है। ज़्यादातर लोगों में अंतिम परिणाम धुंधलापन एवं विकृत दृष्टि होती है। मतलब हमें चीज़ें साफ नहीं दिखाई देती हैं, धुंधला धुंधला दिखाई देता है। ठीक है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? मोतियाबिंद बोलते हैं। मोतियाबिंद का निश्चित कारण अभी तक ज्ञात नहीं है। शल्य क्रिया की इसका एकमात्र इलाज है। किसी को अगर मोतियाबिंद हो चुका है तो उसका एकमात्र अगर इलाज है तो वो है बेटा, आपको उसकी सर्जरी करनी पड़ेगी, ऑपरेशन। उसके बाद ही आप उसको सही कर सकते हो। ठीक है, शल्य चिकित्सा बोलते हैं ऑपरेशन को हिंदी में। तो ये इसका कारण है। तो न्यूमेरिकल भी मैंने 2-4 लिए हैं। ठीक है, सिंपल और कुछ न्यूमेरिकल जो बहुत ही सिंपल है वो पहले जो एनसीईआरटी चैप्टर में पढ़ा रखा है ना बेटा, उसमें ज़रूर देख लेना। जो सिंपल एनसीईआरटी के जो एक उदाहरण है, एक लाइन 2-2 लाइन के क्वेश्चंस, वो मैंने नहीं लिए क्योंकि वो पहले ही पढ़ा चुका हूँ। कुछ थोड़े से हटके लिए, थोड़े से मीडियम टाइप के क्वेश्चन लिए जो कि बोर्ड एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। जैसे कि ये क्वेश्चन बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। करें एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है। निकट बिंदु हमें क्या दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। कलर चेंज कर लेते हैं। अरे भाई कहाँ चला गया? ठीक है, निकट बिंदु हमें क्या दे रखा है? 1 मीटर दे रखा है। वो 50 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है। उसे कैसा और कितनी फोकस दूरी का लेंस प्रयुक्त करना चाहिए? देखो, कैसा लेंस आप तभी बता पाओगे जब फोकस दूरी आपको मिलेगी। लेंस है तो लेंस वाला सूत्र लगेगा, सिंपल सी बात है। आपको पता है अगर फोकस दूरी धनात्मक आती है तो उत्तल लेंस, फोकस दूरी माइनस में आती है तो अवतल लेंस। ये हमारा आंसर होगा। तो देखो, क्वेश्चन पढ़ के आपको क्या क्या दिया हुआ है वो आप लिखोगे। ठीक है, सबसे मेन चीज़ होती है बेटा क्या दिया हुआ है और क्या निकालना है। ठीक है, सबसे पहले इस क्वेश्चन में हमें क्या दे रखा है? वो 50 सेंटीमीटर दूर रखी पुस्तक को पढ़ना चाहता है, यानी कि यू आपको दे रखा है 50 सेंटीमीटर दूर रख के पढ़ना चाहता है, यानी कि हमेशा यू आपको माइनस में लेना होता है। 50 सेंटीमीटर दे रखा है माइनस में, दूर रख के पढ़ना चाहता है। ठीक है,
कह रहे हैं एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है, ठीक है। आपके पास यू 1 मीटर है, वी क्या दे रखा है, वी 1 मीटर दे रखा है, ठीक, 1 मीटर दे रखा है। तो 1 मीटर, एक दूरदृष्टि दोष वाले मनुष्य का निकट बिंदु 1 मीटर है। तो 1 मीटर है तो 1 मीटर को मैं लिख सकता हूँ 100 सेंटीमीटर, क्योंकि ये सेंटीमीटर है तो इसको भी आपको सेंटीमीटर में बदलना पड़ेगा, ठीक है। सो वी कैसे होता है, दृष्टि दोष, ठीक है। यहाँ पर 1 मीटर है तो ये माइनस में चला जाएगा, ठीक है। जो बच्चा 10वें चैप्टर को अच्छे से पढ़ रखा होगा, इस टाइप के क्वेश्चन मैंने करा रखे हैं अलग अलग वीडियो बनाकर, उत्तल लेंस के लिए बना रखे हैं, अवतल लेंस के लिए बना रखे हैं। उन वीडियोस को ज़रूर देख लेना। अगर आपने उन क्वेश्चंस को कर रखा है तो ये आपके लिए आसान है, ठीक है बच्चों। उसको मैं ज़रूर डाल दूंगा डिस्क्रिप्शन में, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और मेरी गारंटी है उनमें से एक क्वेश्चन तो आपके बोर्ड एग्जाम में पक्का आएगा, चाहे आप किसी भी बोर्ड से क्यों ना हो, ठीक है। तो वी हमें ये दे रखा है माइनस के 100 सेंटीमीटर, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हमें क्या निकालना है, फोकस दूरी निकालनी है, एफ निकालना है। आप यहाँ लिख देंगे लेंस सूत्र से, ठीक है, लेंस सूत्र से। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u, ठीक है। अगर यहाँ पर दर्पण सूत्र होता तो माइनस की जगह बस प्लस हो जाता, ठीक। अब हमें क्या करना है, अब हमें बस मान रख देना है, एफ 1/v, v का मान कितना है बेटा, माइनस के 100, 1/u, u का मान कितना है, माइनस के माइनस 100 लॉस ऑफ आ जाएगा, 100 एक कम 100 माइनस का 2, तो 2 में से 1 गया 100, ठीक है। तो फोकस दूरी का मान कितना आ गया, 1/f, 1/100 तिरछे गुणा कर दोगे तो 100 सेंटीमीटर आ जाएगा। सो आंसर में क्या लिखोगे आप, ठीक है। तो फोकस दूरी पूछा कितना होगा, 100 होगा, ये एक आंसर आ गया। चूँकि f का मान धनात्मक है, ठीक है, f का मान धनात्मक है, इसलिए यह उत्तल लेंस होगा, यह उत्तल लेंस का होगा। आपसे प्रकृति भी पूछा था तो ये कारण हो जाएगा, ठीक। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। ऐसा एक नेक्स्ट क्वेश्चन रखा है मैंने, क्वेश्चन क्या है, एक मनुष्य चश्मा पहनकर 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखी वस्तु को स्पष्ट पढ़ सकता है। चश्मे पर युक्त लेंस की क्षमता 25 सेंटीमीटर दूरी यानी कि u दे रखा है, लेंस की क्षमता यानी कि p दे रखा है। यह मनुष्य बिना चश्मा लगाए हुए पुस्तक को कितनी दूरी पर रखकर पढ़ेगा, कितनी दूरी पर रखकर पढ़ेगा यानी कि v निकालना है, ठीक है। तो सबसे पहले देखो बेटा दिया है, क्या दिया है, u हमें दे रखा है माइनस के 25 सेंटीमीटर, ठीक है, माइनस का होता है u। उसके बाद लेंस की क्षमता p हमें दे रखा है माइनस के 2 डायोप्टर दे रखा है, ठीक है। आपको पता है आपको f, अगर आपको पता है f बराबर क्या होता है 1/p, ठीक है। सो 1/ माइनस की p है 2 हो जाएगा, तो भाग दोगे, ठीक है, 2 से काटोगे तो 2 पंजे 10, माइनस का 0.5 लग जाएगा, ठीक है। ये सेंटीमीटर में, इसको सेंटीमीटर बदल लो, सेंटीमीटर को बदलने के लिए 100 से गुणा करते हैं तो 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, माइनस के 50 सेंटीमीटर आ जाएगा, ठीक है। आपका फोकस दूरी कितना होगा, माइनस के 50 सेंटीमीटर। आपको क्या निकालना है, क्वेश्चन में v निकालना है, कितनी दूरी पर रखा जाए। क्लियर बच्चों। सूत्र क्या होता है, सूत्र आपका होता है क्या लेंस है ना, लेंस सूत्र से लेंस सूत्र क्या होता है बेटा, 1/f बराबर 1/v माइनस के 1/u। f कितना दे रखा है, माइनस के 1/50,
v हमें निकालना है और u हमें दे रखा है -25, ये हो जाएगा प्लस, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। सो इसको उठाकर इस तरफ लाओ, प्लस का तरह के माइनस का हो जाएगा, ठीक है। लॉस ऑफ कितना आ जाएगा 50, 25 दूनी 50, 2 एक कम 2, ठीक है। सो ये माइनस के 3/50 1/20, तिरछा गुणा ऊपर कर दो। सो जो v आ जाएगा वो आ जाएगा 50/3 माइनस का 3 एक कम 3, 20 हो गया, 3 छंग 18, फिर 20 बचा 3 छंग 16.6, 6 आता रहेगा तो 16.6 v माइनस के 16.66 आता रहेगा, ठीक है ना। तो 2 स्थान तक ले लो, तो v यानी कि जो कितनी दूरी पर रखना पड़ेगा 16.66 सेंटीमीटर दूर पर हमें रखना पड़ेगा, ये आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है बच्चों। ये क्वेश्चन आपका आराम से बन गया। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है हमें, प्रकाश के विक्षेपण के कारण लिखिए, ठीक है। प्रकाश के विक्षेपण के क्या कारण है, तो इस वर्ण विक्षेपण किसे कहते हैं, ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है। कह रहे हैं किसी पारदर्शी पदार्थ जैसे कांच का अपवर्तनांक प्रकाश के रंग पर निर्भर करता है। अपवर्तनांक लाल रंग के प्रकाश के लिए सबसे कम तथा बैंगनी प्रकाश के लिए सबसे अधिक होता है। अभी मैंने बताया था आपको बैनी आह पी नाला, वो एक ऑर्डर है, बैंगनी का सबसे अधिक, उसके बाद कम होते होते लाल तक पहुंचता है, ठीक है। बैनी आह पी नाला, इस वर्ड इस लाइन को याद कर लेना, अंग्रेजी में विग व्योर कहते हैं, ठीक है। अतः जब कोई प्रकाश किरण कांच की प्रिज्म से गुजरती है तो वह अपने मार्ग से विचलित होकर प्रिज्म के आधार की ओर झुक जाता है। चूँकि श्वेत प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों की इस किरणों में विचलन भिन्न भिन्न होता है, अतः लाल रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार की ओर सबसे कम तथा बैंगनी रंग के प्रकाश की किरण प्रिज्म के आधार पर सबसे अधिक झुकेगी। इस प्रकार श्वेत रंग के प्रकाश का प्रिज्म में से गुजरने पर वर्ण विक्षेपण हो जाता है। ये जो आपने पढ़ लिया, मैं इसको सिंपल एक्सप्रेशन पे भी कर सकता हूँ, जैसे कि आपके एनसीईआरटी में चित्र बना होगा, ऐसे ये चित्र भी बना लेना, ठीक है। ये आपका प्रिज्म होगा, ये श्वेत प्रकाश यहाँ से आई, ठीक है, और ये 7 विक्षेपित होकर 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है। तो यहाँ लिख देना पैनी आ पी नाला, ऐसे लिख दोगे और इस चीज़ को अपने शब्दों में वर्णन कर देना कि जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म से टकराकर विक्षेपित अब अपने 7 रंगों में व्यक्त हो जाती है, ठीक है। इस तरीके से इसको लिख देना तो बढ़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है कांच के प्रिज्म द्वारा श्वेत प्रकाश का विक्षेपण कितने वर्णों में होता है, तो आंसर है 7 वर्णों में होता है, ठीक है। यहाँ पर लिखा है अंग्रेजी में वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज, रेड। तो वायलेट का मतलब बैनी, बैनी आ पी न लो, ठीक है। बैगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नीला, सॉरी नारंगी, लाल, ठीक है। सो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो 7 रंगों में व्यक्त होता है, ये मैंने उसका ऑर्डर भी लिख दिया, आ सकता है एग्जाम में। अगला क्वेश्चन है प्रकाश के विक्षेपण से आप क्या समझते हैं, स्पेक्ट्रम के किस रंग का विचलन सबसे कम तथा किसका सबसे अधिक होता है। तो प्रकाश का विक्षेपण क्या आता है, जब श्वेत प्रकाश को अपने 7 रंगों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं, ठीक है। प्रकाश की श्वेत किरण को, जो किरण होती है वो श्वेत होती है, इतनी श्वेत होती है दिखती ही नहीं है ना। जो श्वेत प्रकाश की श्वेत किरण को 7 रंगों में व्यक्त करने की प्रक्रिया को ही प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहा जाता है और इसे 7 रंगों में व्यक्त किया जाता है। आप वही लिख दो, बैनी आह पी नाला, बैगनी, ठीक है, पूरा लिख देना, चित्र बना दोगे तो बढ़िया हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है टिंडल प्रभाव क्या है। ये टिंडल प्रभाव का ये चित्र आपको एग्जाम में बनाना बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। इस चित्र को आप बनाने करने की प्रैक्टिस कर लीजिएगा क्योंकि ये क्वेश्चन आएगा तो सीधे 5 नंबर में आएगा। अब टिंडल प्रभाव आपने देखा होगा, बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहा हूँ मैं आपको। आपके घर पे एक कमरा है जो कि पूरा बंद रहता है, अंधेरा है उस रूम में पूरा, और एक जगह से छोटा सा छेद है या कुछ गड्ढा है या कुछ भी है, वहाँ से प्रकाश की कुछ किरण आ रही है। आपका उदाहरण देके समझाता हूँ। और जब किरण आ रही होती है तो उसमें आप देखोगे कितने सारे धूल के कण यूं घूम रहे हैं, ठीक है। तब आपको दिखाई देता है। वास्तविकता में अगर मैं बात करूं तो इस समय जहाँ पर मैं खड़ा हूँ यहाँ पे भी वही चीज़ हो रही है, लेकिन लाइट की वजह से दिखाई नहीं दे रहा है।
लेकिन वही चीज़ हम जब देखते हैं प्रकाश की किरण आ रही है और सारे धूल के कण यूं 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 घूम रहे हैं, तब हम कहते हैं अरे भाई कितना गंदगी है, क्या है। तो वो जो प्रभाव है वो है आपका टिंडल प्रभाव। वो क्या है? आपका टिंडल प्रभाव का एक जीता जाता उदाहरण है। ठीक है, तो ये चित्र बनाने की प्रैक्टिस करना। ठीक है, ये आपका प्रकाश का स्रोत है। ठीक है, ये कोलाइडी विलयन है। ठीक है, और टिंडल प्रभाव की चित्र है। ये अंधेरा वाला हिस्सा है। ये सूक्ष्मदर्शी से देखोगे तो सारे कण यूं यूं घूमते हुए नजर आते हैं। ठीक है, अब इसको यहाँ पर वैज्ञानिक भाषा में प्रॉपर थ्योरी के साथ लिखा गया है। ठीक है, मेरे टाइम पे जब मैं कक्षा 10 में था ना, तो मैंने मेरे टाइम में ये क्वेश्चन पूछा गया था, तो मैंने वो घर का एग्जाम्पल भी दिया था जो मैंने अभी आपको बोला। अगर आप विज्ञान को अपनी भाषा में एक्सप्लेन कर रहे हो ना, तो एग्जामिनर सोचेगा कि बच्चे को जो कॉन्सेप्ट है वो आता है पूरा। ठीक है, थोड़ा बहुत साइंटिफिक रीज़न दे दिया, थोड़ा बहुत अपने शब्दों में उसको एक्सप्लेन कर दिया एग्जाम्पल की मदद से, तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे। और चित्र ज़रूर बनाना है। विज्ञान में जहाँ पर चित्र बने बनाओ, जहाँ पर कोई समीकरण लगे दो, उदाहरण अगर दे सकते दो, चाहे पूछे या ना पूछे, ये चीज़ याद रखना। कह रहे हैं जिस प्रकार अंधेरे कमरे में प्रकाश की किरण में वायु के धूल के कण चमकते हुए दिखाई पड़ते हैं, उसी प्रकार से लेंसों से केंद्रित प्रकाश को कोलाइडी विलयन में डालकर समकोण दिशा में रखने पर सूक्ष्मदर्शी से देखने पर कोलाइडी कण अंधेरे में घूमते हुए दिखाई देते हैं। ठीक है, इस घटना के आधार पर वैज्ञानिक टिंडल ने, ठीक है, वैज्ञानिक एक टिंडल थे, उनके नाम पर ये प्रभाव, वैज्ञानिक टिंडल ने कोलाइडी विलयनों में एक प्रभाव का अध्ययन किया जिसे हम टिंडल प्रभाव कहा गया। ठीक है, अब टिंडल प्रभाव कहा गया, पता चल गया। अब क्या होता है, यहाँ से पूरा उसका मेन चीज़ लिखा है। कह रहे कोलाइडी कणों द्वारा, कोलाइडी कण होते हैं बहुत छोटे छोटे सूक्ष्म। ठीक है, कोलाइडी कणों द्वारा प्रकाश के प्रकीर्णन, ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन समझते हैं ना, प्रकाश जब चल रही होती है तो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है, वही प्रकीर्णन है। ठीक है, प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण टिंडल प्रभाव होता है। कोलाइडी कणों का आकार प्रकाश की तरंग दायरे से कम होता है, अतः प्रकाश की किरणों के कोलाइडी कणों पर पड़ने पर प्रकाश की ऊर्जा का अवशोषण करके स्वयं आत्मदीप्त हो जाते हैं। ठीक है, अवशोषित ऊर्जा की पुनः छोटी तरंगों के प्रकाश के रूप में प्रकीर्णित होने के लिए नीले रंग का एक शंकु दिखता है, जिसे टिंडल शंकु कहते हैं, और यह घटना टिंडल घटना कहलाती है। तो ये टिंडल प्रभाव है। अगर आप इसको लिखेंगे और चित्र बनाएंगे तो आपको पूरे पूरे नंबर मिल जाएंगे। अगला क्वेश्चन है, कह रहे वर्षा के पश्चात आकाश में इंद्रधनुष बनने की प्रक्रिया को समझाइए। ठीक है, आपने इंद्रधनुष बनता हुआ दिखा होगा, ज़रूर दिखा होगा। तो ये कैसे बनता है इंद्रधनुष? ठीक है, और वर्षा के बाद ही आपको देखने होगा कि यूं 7 रंगों का एक मस्त सीनरी दिखता है और वो नज़ारा अद्भुत होता है, आपने ज़रूर देखा होगा, है ना। कह रहे इंद्रधनुष आकाश में उपस्थित जल के सूक्ष्म कणों में दिखाई देने वाला प्राकृतिक स्पेक्ट्रम है। ठीक है, सूर्य से आने वाला प्रकाश जब इन बूंदों पर आपतित होता है, जो सूर्य से प्रकाश आ रही है और इन बूंदों पर पड़ के आपतित हो रहा है, तो ये बूंदें एक प्रिज्म की भांति व्यवहार करती हैं। जो बूंद वर्षा की बूंदें होती हैं वो प्रिज्म के व्यवहार करते हो। प्रिज्म क्या करता है, प्रकाश की श्वेत किरण को 7 रंगों में विभक्त करता है। तो वही जो बूंद है वो प्रकाश की किरण को 7 रंगों में बना देता है, और 7 रंग बोले तो इंद्रधनुष। ठीक है, तथा प्रकाश किरण को अपवर्तित तथा विभिन्न रंगों में विक्षेपित कर देती है। इसके पश्चात इन विभिन्न रंगों की किरणों का बूंद की आंतरिक सतह से पूर्ण परावर्तन होता है। अंततः ये रंगीन प्रकाश किरणें विभिन्न कोणों पर बूंद से बाहर अपवर्तित होती हैं। ठीक है, मतलब जब बूंद पे ना अलग अलग कोण से इधर उधर जा रही हैं, ठीक है, विभिन्न कोणों से अपवर्तित होती हैं, और प्रेक्षक को विभिन्न रंगों की सतह वृत्तीय चाप दिखाई देता है। और जो हम देख रहे होते हैं तो वो जो स्पेक्ट्रम है वो हमें यूं बना हुआ दिखता है, वृत्तीय बना हुआ दिखता है। आपने कभी भी देखा होगा वो इस तरीके से दिख रहा होगा, ठीक है ना, वृत्तीय रुमा दिखते हैं। इसी कारण से यही इंद्रधनुष है। ठीक है, देखो ये बेटा, ये वर्षा की बूंद है। ठीक है, ये हमारी वर्षा की बूंद है, ये सूर्य की प्रकाश है। ये सूर्य की प्रकाश आई और अलग अलग एंगल्स में ना पड़ के वो चली जाती है, और अलग अलग रंगों में जब जाती है, जब इस तरफ से गई लाल दिखाई देगा, इस तरफ से गई बैगनी दिखाई गया, तो अलग अलग स्पेक्ट्रम में अलग अलग कोण से जब वो विक्षेपित हो रही होती है तो वो अलग अलग रंगों में, क्योंकि प्रकीर्णन के आधार पर ही रंग दिखाई देती हैं,
ठीक है ना। जितना प्रकीर्णन का लेवल ऊपर नीचे होता है उसी हिसाब से हमें रंग दिखाई देता है, ठीक है। और अलग अलग कोण पे जा रही है तो हमें साफ जब एक साथ होता है तो हमें यूँ वृत्तिनुमा दिखाई देता है, और फिर पूरा सातों रंग हमें उसमें दिखाई दे रहे होते हैं। तो यही इंद्रधनुष है, और ये कारण लिखना है और ये चित्र बनाना है आपको। अगला क्वेश्चन है, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। ये देख रहा होगा चित्र में आपको, जब भी आप आसमान में देख रहे होते हैं ना, तारे यूं 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 टिमटिमाते हैं, ठीक है, कि लग रहा है कि जैसे बल्ब जलता है बुझता है, ऐसा प्रतीत होता है। वास्तव में ऐसा तारे खुद थोड़ी ना जल बुझ रहे हैं, एक्चुअली तारों की अपनी प्रकाश होती है, ठीक है। और हमारा जो वायुमंडल है ना, जो वायुमंडल है उसमें धूल के कण इतने ज़्यादा हैं, इतनी गंदगी है कह सकते हैं एक तरीके से, इतना वायुमंडल धूल के कण है, जब वो प्रकाश हमारे आ रही होती है ना, वो अपने मार्ग से ना विचलित हो जाती है। तो जो प्रकाश आ रही होती है अपने मार्ग से विचलित, यानी कि प्रकीर्णन के कारण जो प्रकाश कभी डायरेक्ट हमारी आंखों तक आता है तो कभी डायरेक्ट नहीं आ पाता है। तो इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। प्रकाश जब एकदम से आती है तो चौक एकदम रोशनी दिखाई देता है, कभी नहीं आती है तो रोशनी कम दिखाई देती है, और इसी वजह से हमें तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये इसका रीज़न है। देखिए पढ़ते हैं कि तारों से हमारी आँख तक पहुँचने वाला प्रकाश वायुमंडल से होकर गुजरता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों का घनत्व, इसी कारण उनका अपवर्तनांक समय के साथ साथ अनियमित रूप से बदलता रहता है। इस अपवर्तनांक परिवर्तन के कारण तारे से आने वाली किरण लगातार अपना मार्ग बदलती रहती है, और इसीलिए तारे के कारण हमारी आँख तक पहुँचने वाला प्रकाश की मात्रा प्रतिक्षण बदलती रहती है। जब हमारी आँख में अधिक प्रकाश पहुँचता है तो तारा चमकीला दिखाई पड़ता है, तथा इसके विपरीत कम प्रकाश पहुँचने पर वह धुंधला दिखाई पड़ता है। इस प्रकार तारे हमें टिमटिमाते हुए दिखाई पड़ते हैं। ठीक है बच्चों, आगे समझ में। अगला क्वेश्चन है, व्याख्या कीजिए कि ग्रह क्यों नहीं टिमटिमाते हैं। ठीक है, सो बहुत ही आसान है। ग्रह बोले तो सूरज क्या है, एक ग्रह है, ठीक है। जो ये हमारा पृथ्वी मंडल है वगैरह वगैरह जो भी है, शुक्र है, शनि है, और हमारा एक उपग्रह भी है जो चंद्रमा है, ठीक है। ये सब क्यों टिमटिमाते दिखाई देते हैं, ठीक है। तो इसका कारण क्या है, अगर ग्रहों की बात करूं और तारों की बात करूं, तारे ग्रहों की अपेक्षा बहुत ज़्यादा दूर पर है और ग्रह उनकी अपेक्षा बहुत नज़दीक है, ठीक है। वहाँ से आने वाला प्रकाश का जो मार्ग है वो बहुत ज़्यादा है, ठीक है, और इसीलिए वो कभी विक्षेपित हो जाता है, उसका प्रकाश कभी अधिक आ पाता है तो कभी कम आ पाता है, इसीलिए हमें वो टिमटिमाते दिखाई देते हैं। लेकिन उसी की अगर अपोजिट में बात करूं, जो ग्रह है वो बहुत उनकी तुलना में तारों की तुलना में बहुत ही नज़दीक है, ठीक है। इसीलिए वो टिमटिमाते हुए नज़र नहीं आते क्योंकि वो बहुत करीब हैं। तो वही लिखा होगा यहाँ पर, ग्रह तारों की तुलना में पृथ्वी के बहुत निकट है, अतः एक ग्रह किसी तारे की तुलना में बड़ा दिखाई देता है। इस प्रकार ग्रह का प्रकाश का विस्तृत स्रोत है, जिसे अनेक बिंदु प्रकाश स्रोतों से मिलकर बना माना जा सकता है। वायुमंडल की विभिन्न परतों के अपवर्तनांकों में परिवर्तन के कारण किसी ग्रह के विभिन्न बिंदुओं से किसी प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की मात्रा में होने वाले परिवर्तन आंख तक पहुंचने वाले प्रकाश की को तुलना में बहुत ही नगण्य होता है। मतलब वहाँ से जो प्रकाश हमारे आंख तक आ रहा है, देखो विक्षेपित और प्रकीर्णन होता ही है, लेकिन यहाँ कम होता है, इसी वजह से वो हमें टिमटिमाता हुआ नज़र नहीं आता, वो हमें एज इट इज़ नज़र आता है। तो यही कारण है, इसीलिए ग्रह टिमटिमाते नहीं अपितु सतत रूप से चमकते रहते हैं, ठीक है। ये इसका आंसर हो जाएगा। अब ये सिंबल आपने देखा होगा, खतरे के संकेत, सिग्नल का प्रकाश लाल रंग का होता है, क्यों? इसे लाल रंग का ही क्यों बनाया जाता है खतरे के संकेत को? ये जो सिंबल दिख रहा है इसे हम रेड कलर का क्यों बनाते हैं? तो अगर आप देखोगे बैनिया पीनाला, लाल रंग का विक्षेपण सबसे कम होता है, इसीलिए इसे लाल रंग का बनाया जाता है। लाल रंग के प्रकाश का प्रकीर्णन सबसे कम होता है, अतः उसे दूर तक दिखा जा सकता है। अगर आप किसी बैगनी कलर को बना देते हैं ना, तो दूर का व्यक्ति दिखेगा ही नहीं उसे क्या है सामने के नहीं, लेकिन लाल कलर दूर से भी दिखता है कि भाई यहाँ पर कुछ है, लाल कलर, ठीक है ना। उसका प्रकीर्णन ना के बराबर होता है, सबसे कम होता है, इसी वजह से दूर से भी हमें लाल कलर दिखाई देने लगता है,
ठीक है ना। इसीलिए जो रेड कलर का बोलते हैं भड़कीला कलर है, क्यों? क्योंकि इसका प्रकीर्णन सबसे कम होता है। अगर रेड कलर किसी पार्टी में कोई पहन के जाता है ना तो एकदम लगता है अलग ही टशन में, क्योंकि वो सबसे अलग चमक रहा होता है। ठीक है, ये इसका कारण है। अब ये सूर्योदय का है, कह रहे सूर्योदय के समय सूर्य रक्ताप क्यों प्रतीत होता है। ये देख रहे हैं ना, सूर्य जब उदय होता है और सूर्य जब अस्त हो रहा होता है, दोनों ही टाइम पे सूरज हमें रक्ताप दिखाई देता है, लाल दिखाई देता है। क्यों? कह रहे हैं सूर्य की किरणें पृथ्वी की सतह पर खड़े प्रेक्षक की आंख तक पहुंचने के लिए वायुमंडल से होकर गुजरती हैं। ये हम सूर्य जब उदय हो रहा होता है ना, तो उसकी जो किरण है वो वायुमंडल से होकर आनी पड़ती है हमारी आंखों तक। वायु के अणु प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन कर देते हैं। वायुमंडल में जो अणु हैं वो प्रकाश की किरणों का प्रकीर्णन करेंगे। ठीक है, छोटी तरंगदैर्घ्य के प्रकाश की किरणें बैगनी, नीली आदि प्रकीर्णन अपेक्षाकृत अधिक होता है। अब प्रातःकाल, यहाँ से मेन बात आ रहा है। प्रातःकाल तथा सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है, क्षितिज का मतलब ये क्षितिज होता है और ये ऊर्ध्वाधर होता है। ठीक है, सूर्य जब उदय हो रहा होता है तो इस लाइन पे होता है और अंतिम अस्त हो रहा है तो भी इसी लाइन पे ही होता है और हम भी इसी लाइन पे खड़े हैं। ठीक है, तो हमारी आँख की रोशनी इधर से आएगी, है कि नहीं। सो कह रहे हैं प्रातःकाल तथा सायंकाल जब सूर्य क्षितिज के समीप होता है तो प्रकाश किरणों को वायुमंडल में अपेक्षाकृत अधिक दूरी तय करनी पड़ती है। ठीक है, आंखों तक आने के लिए अधिक दूरी तय करनी पड़ेगी, जिस कारण अधिकांश नीला प्रकाश तथा अन्य छोटी तरंगदैर्घ्यों का प्रकाश प्रकीर्णित हो जाता है। जो बाकी प्रकाश की है ना, नीला प्रकाश वगैरह, बैगनी प्रकाश, ये सब प्रकीर्णन हो जाता है। जो आँख तक पहुँचता है उसमें जो सबसे ज़्यादा कलर होता है वो किसका होता है? लाल का होता है। ठीक है, तो इसी वजह से हमें वो लाल प्रतीत होती है, रक्ताप प्रतीत होती है। तो और आँख तक नहीं पहुंच पाता, जो प्रकाश आँख तक पहुंचता है उसमें लाल रंग की प्रकाश की मात्रा अधिक होती है, इस कारण सूर्य लाल रक्ताप दिखाई पड़ता है। ये इसका आंसर हो जाएगा। किसी भी क्वेश्चन में जो थोड़ा सा भी डाउट, दिक्कत हो तो आप वीडियो को एक बार दोबारा ज़रूर देखें, मैं पहले ही बोल रहा हूँ। अगला क्वेश्चन है, कह रहे किसी अंतरिक्ष यात्री को आकाश नीले की अपेक्षा काला क्यों प्रतीत होता है। ठीक है, जब अभी मैंने बोला था, इन सभी क्वेश्चनों में हम देख रहे हैं चीज़ आ रहा है वो है प्रकीर्णन वर्ड। इसका आपको अच्छे से इस्तेमाल करना है। जब कोई अंतरिक्ष यात्री जाता है ना, वो आसमान को जब देखता है तो उसको काला दिखाई देता है, नीला नहीं दिखाई देता। हमें नीला दिखाई देता है, क्यों? कह रहे वायुमंडल में प्रकीर्णन के कारण फैले हुए नीले प्रकाश के कारण पृथ्वी तल पर स्थित किसी प्रेक्षक को आकाश का रंग नीला दिखाई देता है। जब हम यहाँ से देख रहे होते हैं, वायुमंडल में बहुत सारे कण हैं, तो प्रकाश की प्रकीर्णन के कारण हमें नीला रंग दिखाई देता है। ये मेन रीज़न है। लेकिन जब बंदा ऊपर है, वायुमंडल से ही बाहर है वो तो, ठीक है ना, वायुमंडल से ही बाहर है, अब वहाँ पर तो किसी का कुछ प्रकाश का प्रकीर्णन कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, वही कारण जब कोई अंतरिक्ष यात्री पृथ्वी के वायुमंडल से बाहर निकल जाता है तो उसे आकाश का रंग काला दिखाई पड़ता है, क्योंकि निर्वात में सूर्य के प्रकाश का प्रकीर्णन नहीं होता है। जब प्रकीर्णन ही नहीं हो रहा है तो कोई रंग ही नहीं दिखाई देगा। ठीक है, 7 रंगों में कोई भी रंग नहीं दिखाई देगा, कोई भी रंग नहीं दिखाई देगा कि काला दिखाई देगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ जाएगा। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। नेत्र की समंजन क्षमता से क्या अभिप्राय है। देखो, सिंपल वर्ड्स में कहूँ, मैं आपको समझाऊँ, जैसे मैं किताब यहाँ पर रख के पढ़ पा रहा हूँ 25 सेंटीमीटर, मेरे सामने एक चेयर रखी है उसको देख पा रहा हूँ, वहाँ पर कुर्सी रखी देख पा रहा हूँ। ठीक है, वहाँ पे एक स्कूल है वो देख पा रहा हूँ, चांद को देख पा रहा हूँ, सूरज को देख पा रहा हूँ, ठीक है, तारे को भी देख पा रहा हूँ। तो हमारे आँख जो है ना, आँख वो छोटी वस्तु को भी देख रहा है, दूरी वाली वस्तु को भी देख रहा है, पास वाली वस्तु को भी देख रहा है। तो वो हमारी आँख जो है ना, वस्तु को समंजित कर रहा है देखने के लिए। इसी चीज़ को ही कहा गया। अब देखो पूरा डिटेल में लिखा हुआ है यहाँ पर। कह रहे आँख की समंजन क्षमता, जब नेत्र अनंत पर स्थित किसी वस्तु को देखती है तो नेत्र पर गिरने वाली समांतर किरणों नेत्र लेंस द्वारा रेटिना पर फोकस हो जाती हैं और नेत्र को वस्तु उस पर दिखाई देने लगता है। इस स्थिति में मांसपेशियां ढीली रहती हैं। तो ये तो ज़्यादा एक्सप्लेनेशन लंबा हो जाएगा। सो मैं क्या कहूँगा, मैं बोलूँगा, यहाँ से लिखना आप, यहाँ से निकट तथा दूरस्थ सभी वस्तुओं को
रेटिना पर फोकसित करने के लिए नेत्र की फोकसित करने के लिए नेत्र लेंस की क्षमता में होने वाले अधिकतम परिवर्तन को नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। ये प्रॉपर डेफिनेशन हो जाएगी, इसे ही लिखना। इसे ये बकवास लिखा है ये मत लिखना, कोई फ़ायदा नहीं है। यहाँ से लिखा, निकट तथा दूरस्थ सभी वस्तुओं को रेटिना पर फोकसित करने के लिए नेत्र की क्षमता में होने वाले अधिकतम परिवर्तन को नेत्र की संवेदन क्षमता कहते हैं। ठीक है, तो थोड़ा एग्जाम्पल भी दे सकते हो यहाँ पर कि हम पास की किताब पढ़ लेते हैं, बस सूरज देख लें, चंद्रमा, एग्जाम्पल देख थोड़ा एक्सप्लेन कर देना, थोड़ा और भर जाएगा, है ना। और उसके बाद ये ज़रूर लिखना कि स्वस्थ नेत्र की संवेदन क्षमता 4 डायप्टर होती है। ठीक है, लेंस की क्षमता P बराबर 1/f मीटर में, ये सूत्र आपको पता है। ठीक है, 100/f सेंटीमीटर में सूत्र होता है। लेंस की क्षमता का मात्रा डायप्टर होता है। अगला क्वेश्चन है, निकट दृष्टि दोष से क्या अभिप्राय है, इस दोष का कारण तथा संशोधन बताइए। बहुत ही शानदार क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट। कह रहे हैं इस दोष से युक्त व्यक्ति को निकट की वस्तुएं तो स्पष्ट दिखाई देती हैं परंतु दूर की वस्तु स्पष्ट नहीं देख पाता, इसीलिए इस दोष को निकट दृष्टि दोष कहते हैं। ये तो इसकी परिभाषा होगी, नाम के उल्टा। क्यों होते हैं, ठीक है, वो देख लेते हैं। इस दोष के क्या कारण है, कह रहे हैं नेत्र लेंस की पृष्ठों की जो वक्रता होती है वो बढ़ जाती है। ठीक है, जिससे फोकस दूरी कम हो जाती है। फिर जो नेत्र गोले का जो व्यास है वो बढ़ जाता है, अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाती है। वहाँ पे जो 2 कारण थे ना, बिल्कुल इसका उल्टा होगा यहाँ पर। वो याद हो गया, ये ऑटोमेटिकली याद हो, उसका उल्टा कर देना यहाँ। ठीक, तो और ये चित्र ज़रूर बनाना। और निवारण के लिए बेटा ये अपसारी लेंस, अपसारी लेंस भी बोलते हैं इसका उल्टा। ठीक है, ये चित्र आपको बना देना है। ये कारण है और ये इसका निवारण है, चित्र ज़रूर बना देना आप। ठीक है बच्चों, संशोधन क्या है वो मैं आपको चित्र में बता चुका हूँ। कह रहे हैं इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए एक अपसारी अथवा अपसारी को अवतल लेंस कहते हैं। ऐनक, ऐनक मतलब चश्मा, जिससे अनंत से चलने वाली किरणें अवतल लेंस से पड़ने के पश्चात दूर बिंदु F से आती प्रतीत हों। ठीक है, इस संशोधन में ये लिख सकते हो कि इस प्रकार के दोष को दूर करने के लिए हमें अवतल लेंस का प्रयोग करना चाहिए। कह रहे हैं एक 14 वर्षीय बालक उससे 5 मीटर दूर रखे हुए श्याम पट्ट पर लिखे प्रश्न को भली भांति नहीं दिखा पाता। कह रहे हैं यह विद्यार्थी किस दृष्टि दोष से पीड़ित है। एक 14 वर्षीय बालक है, उसको श्याम पट्ट में लिखा हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। ठीक है, 14 वर्षीय बालक 25 सेंटीमीटर की तो बात ही नहीं हो रही है, मतलब वो दूर की वस्तु को नहीं देख पा रहा है। वहाँ पर बैठा हुआ है, इस ब्लैक बोर्ड पर जो लिखा हुआ वो पढ़ नहीं पा रहा है, देख नहीं पा रहा है, यानी कि उसको दूर का नहीं दिखाई दे रहा है। दूर का नहीं दिखाई दे रहा है यानी कि उल्टा हो जाएगा, निकट दृष्टि दोष है उसको। ठीक, अगला क्वेश्चन है क्या कारण है। अब वही क्वेश्चन है कि इसके क्या कारण है। इसका कारण है बेटा वही, उसको निकट दृष्टि दोष है। निकट दृष्टि दोष के जो कारण होते हैं 2, वहाँ पे जो पढ़े थे वो आपको यहाँ लिख देना है। वही लिखा है, नेत्र लेंस के पृष्ठों की वक्रता बढ़ जाना, ठीक है, गोले का व्यास बढ़ जाना। ठीक, वही तो कारण आप यहाँ पर लिख दोगे। और संशोधन करने के लिए क्या दूरी है बेटा, निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम कौन सा लगाते हैं, अवतल लेंस लगाते हैं, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। ये आपका आंसर आ जाएगा। हाँ, अगला क्वेश्चन है, प्रकाश की एक किरण प्रिज्म से होकर गुजरती है, पर्दे पर स्पेक्ट्रम प्राप्त होता है, चित्र बनाकर समझाइए कि वो कैसा होगा। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये आपका प्रिज्म है, ये श्वेत प्रकाश किरण नहीं, प्रकाश को यूँ ही निकल जाना चाहिए था, बट वैसा नहीं होता है। वो अपने मार्ग से विचलित हो जाती है और प्रकाश की श्वेत किरण को 7 रंगों में व्यक्त कर देती है। सबसे पहले क्या हो जाता है बेटा, यहाँ से स्टार्ट, बैनी, आ, पीना, ला। ठीक है, तो इस तरीके से स्टार्ट करते हैं। तो वही है, प्रकाश की श्वेत किरण जब प्रिज्म से होकर गुजरती है
तो वो प्रकाश के साथ प्रकाश को 7 रंगों में व्यक्त कर देता है, जिसे हम प्रकाश का वर्ण विक्षेपण कहते हैं। और ये चित्र बनाकर लिख दोगे, सिंपल। सात रंगों के नाम बताइए, वो तो मैंने यहाँ बता दिया, देखो बेटा, है ना, ये पहले भी बताया। ये क्वेश्चन भी आपका आराम से हो जाएगा। किस रंग का सबसे विचलन सबसे अधिक और किसका सबसे कम होता है? और वो ऑर्डर किससे याद करना है बेटा? बैगनी पीला। तो सबसे ज़्यादा होता है बैगनी का और सबसे कम होता है लाल का, ठीक है। तो श्वेत प्रकाश किसी प्रिज्म से गुजरती है तो श्वेत प्रकाश में उपस्थित भिन्न भिन्न रंगों के किरणों प्रिज्म के द्वारा उत्पन्न विचलन भिन्न भिन्न होता है। लाल प्रकाश की किरण में विचलन सबसे कम तथा बैगनी प्रकाश के किरण में विचलन सबसे अधिक होता है, ठीक है। वो ऑर्डर से ही पता चल रहा था। बैगनी सबसे ऊपर था, सबसे अधिक उसका होगा ला सबसे नीचे था, लाल का सबसे कम होगा। तो इस तरीके से ये चैप्टर छोटा सा चैप्टर था, तो ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैंने आपको आराम से समझा दिए। आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद ज़रूर आई होगी, ठीक है। छोटा सा चैप्टर था और जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते थे मैंने आपको बता दिए, और बाकी चैप्टर्स भी मैं आपके सामने लेके आऊँगा, ठीक है। इसमें एक क्वेश्चन छोटा पड़ा है, जैसे कि लेंस की क्षमता किसे कहते हैं, तो लेंस की क्षमता बता चुका हूँ, लेंस की क्षमता का सूत्र क्या होता है। तो इसके छोटे मोटे जो क्वेश्चन हैं वो मैंने इसलिए नहीं लिए क्योंकि वो एनसीईआरटी में पहले ही मैं करा चुका हूँ। बाकी अगर आपने मेरे एनसीईआरटी वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो मैं सबसे पहले निवेदन करूँगा आपसे कि आप उन वीडियोज़ को एक बार पहले देखें। उनके साथ साथ जब ये देखेंगे ना तो सोने पे सुहागा, और दोनों वीडियो देख लोगे ना तो आपसे मैं गारंटी लेता हूँ कि आपके कोई क्वेश्चन एग्जाम में छूटेंगे नहीं, हर क्वेश्चन यहीं से आना है। वीडियो कर लाइक शेयर कर दो, फैला दो, और कमेंट करके बताओ आपको नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पे चाहिए। मैथ्स तो ऑलरेडी पढ़ा ही रहा हूँ, जिसकी भी लिंक्स मैं डाल दूँगा डिस्क्रिप्शन पे। अब ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो भर के आएगी, ठीक। सब्सक्राइब करके अपना प्यार दिखाओ, जो कि बिल्कुल फ्री है। जय हिंद, अपना ख्याल रखो।